Hello everyone and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified and in today's video हम बात करने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टडीज के ग्रेड 12 के चैप्टर नंबर 6 यानी कि स्टाफिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के सारे चैप्टर हमने कवर कर दिए हैं। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चाहो तो जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। और अब स्टाफिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात होती है स्टाफिंग के मीनिंग की। क्या होता है स्टाफिंग? सो देखिए स्टाफिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, यानी कि जब आप सही इंसान को सही काम के लिए चुनते हैं ना, उस उस सारे प्रोसेस को ही यहाँ पे क्या कहा जाता है बच्चों? स्टाफिंग कहा जाता है। ये मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो कि कंसर्न है ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग व्हाट? ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि आपको इस फंक्शन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को पहले तो ऑब्टेन करना है, यानी कि उसको लेकर आना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, देन उसकी स्किल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है एंड देन उसको मेंटेन भी करना है, यानी कि उसके करियर डेवलपमेंट के बारे में, उसके ट्रेनिंग के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको एस्पेक्ट्स के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। सो इट बिगिंस विद मैन पावर प्लानिंग। सबसे पहले इसकी शुरुआत इस फंक्शन की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है कि आप मैन पावर प्लानिंग करते हो, ठीक है? जिसमें आप देखते हो कितने लोगों को रिक्रूट करना है, किसे सेलेक्ट करना है, फिर उसको ट्रेनिंग देनी है, प्रमोशन के बारे में सोचना है, ईटीसी इस तरह की चीज़ों को आपको बात करनी है। और स्टाफिंग आपका फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो इंश्योर करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में जितनी भी पोजीशन है ना, वो सारी की सारी फिल्ड हैं और वो भी बेस्ट पीपल या ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ, राइट? सो इट रिकॉग्नाइज दैट ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डू यू एग्री कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है? ट्रू। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए स्टाफिंग का क्या फ़ायदा होता है हमें। सबसे पहले तो जो हमें पर्सनल्स चाहिए, जो एम्प्लॉइज़ हमें चाहिए, वो तो ठीक है, बट कैसा एम्प्लॉयी चाहिए? हमें चाहिए मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन, क्योंकि अभी हमने कहा कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज़ को एसेट मानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए। तो स्टाफिंग आपका वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफ़ाई करोगे और हायर करोगे एक कैपेबल पर्सन को जो क्वालिफाइड होगा, स्किल्ड होगा अपने काम को लेकर, राइट? दूसरा आपका इसका एडवांटेज ये है कि आपकी परफॉर्मेंस यहाँ बेटर होगी, क्योंकि आपने राइट पर्सन को यहाँ राइट जॉब पे रखा हुआ है, तो चांसेस आर हाई कि उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो हाईली एफिशिएंट होंगी, क्योंकि उनकी जो स्किल है वो उनके जॉब के साथ पूरी तरह से मैच करती है, राइट? देन इसके बाद आता है कंटिन्यूअस सर्वाइवल। आपको पता है क्या बिना किसी ह्यूमन रिसोर्स के कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। तो आपकी एम्प्लॉइज़ की अवेलेबिलिटी हर लेवल पे ही इंश्योर करेगी, बेहतर एम्प्लॉइज़ की अवेलेबिलिटी इंश्योर करेगी कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो कंटिन्यूअसली सर्वाइव करें। क्योंकि आज आप किसी भी लेवल पे एक एम्प्लॉयी को हायर करते हो, आने वाले टाइम में वही जो है सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है, जब आप फ्यूचर के लिए किसी मैनेजर को या किसी एम्प्लॉयी को तैयार करते हो। तो ये आपका स्टाफिंग के थ्रू ही इंश्योर हो सकता है, क्योंकि स्टाफिंग के अंदर ही हम प्रमोशन जैसे, ट्रांसफर जैसे डिसीजन को भी यहाँ पे हम लेते हैं। सो इट इंश्योर कि स्मूथ यहाँ पे जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन करे और सर्वाइव करे फ्यूचर में। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। वो कैसे? क्योंकि जब आप स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ोगे तो सबसे पहले वहाँ पे आएगा कि ये चेक करना है व्हाट इज़ द एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है, कहीं ओवर स्टाफिंग तो नहीं हो रही है, कहीं अंडर स्टाफिंग तो नहीं हो रही है। तो दोनों ही केसेस को बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है जज किया जाता है, तो ये भी एक एडवांटेज है हमारे स्टाफिंग का। यानी कि और इसके अलावा आपको यहाँ पे जॉब सैटिस्फैक्शन मिलती है, वो तो सिंपल सी बात है। जब आपका एम्प्लॉयी जो है उसको आपने उसके स्किल के अकॉर्डिंग उसको जॉब आपने ऑफर की है, तो वो यहाँ पे हाइली मोटिवेटेड और सैटिस्फाइड रहेगा, जिससे यहाँ पे उसका मोराल जो है वो कंटीन्यूअसली इंक्रीज़ रहेगा और वही मोराल जो है प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करेगा पॉजिटिवली। अब ये तो सब था हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड पॉइंट्स थे, आपको समझ में आ भी गए होंगे। अब बात करते हैं थोड़ा-सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की कि स्टाफिंग एज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। समटाइम्स ना हमें लगता है कि एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ इक्विवेलेंट टू स्टाफिंग। दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि एचआरएम एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, स्टाफिंग उसका सिर्फ़ एक पार्ट है, ठीक है? जो कि डील करता है पीपल लोगों को मैनेज करने के लिए। बेसिकली मैनेजरियल पोज़ीशंस को फिल करने का काम स्टाफिंग का होता है, फिर उसको हैंडल करने का, यानी कि उसकी ट्रेनिंग, उसका प्रमोशन, उसका कॉम्पेंसेशन, ये सब देखना स्टाफिंग के अंदर आता है। बट ऐसा क्या है जो एचआरएम के अंदर आता है? बच्चे एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो स्कोप है ना, वो इससे भी ज़्यादा वाइडर है। इसके अंदर ना सिर्फ रिक्रूटमेंट आता है, बल्कि आप जॉब एनालिसिस भी करते रहते हो। आप ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात करोगे, साथ ही साथ कॉम्पेंसेशन तो खैर आप स्टाफिंग में भी बात कर रहे हो, लेकिन लेबर रिलेशंस
यानी कि इंडस्ट्री के रिलेशन, ग्रीवेंसेस उनकी अगर कोई है, उनकी कोई शिकायतें अगर है, कंप्लेंट्स हैं, कोई फीडबैक है, तो ये और इंडस्ट्री की बेसिस पे जो आपके ट्रेड यूनियन बनती हैं, जो प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स होते हैं, उन चीज़ों को भी हैंडल करना, ये सब कुछ आपके एचआरएम के अंदर आ जाता है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि एचआरएम एक ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, वाइडर टर्म है कंपैरिज़न टू योर स्टाफिंग, ठीक है? स्टाफिंग एक नैरो कांसेप्ट है, कहीं न कहीं एचआरएम का जस्ट एक पार्ट है ये। तो एचआरएम यू इंश्योर करता है कि ह्यूमन रिसोर्स का इफेक्टिव यूज़ होगा आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे स्टाफिंग प्रोसेस की। तो देखिए क्या होता है स्टाफिंग प्रोसेस, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टाफिंग प्रोसेस आपका सबसे पहले इसी चीज़ से शुरू होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, लोग कितने चाहिए आपको काम करने के लिए। ध्यान रखिएगा मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि जब आपको लगेगा कि कोई जॉब्स खाली हो गई है तभी आप इस तरह का एस्टिमेट लगाओगे, ऐसा नहीं होता। आपको कंटिन्यूअसली ये चेक करते रहना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर्ली फिल्ड नहीं है, आपके पास वैकेंट पोज़ीशन है, तब आप जाते हो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जहाँ आप लोगों से एप्लीकेशन इनवाइट करते हो। फिर आप उनमें से किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करते हो। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे प्लेसमेंट की जाती है उस पर्सन की एंड ओरिएंटेशन यानी कि एक इंट्रोड्यूस किया जाता है उस एम्प्लॉयी को पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। देन उसकी कंटीन्यूअस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ध्यान यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रखा जाता है। परफॉर्मेंस को अप्रेज़ किया जाता है बिकॉज़ वी हायर अ कॉम्पिटेंट पर्सन, तो हमें भरोसा है कि वो सही काम करेगा, बट फिर भी हमें अप्रेज़ल उसका करना पड़ता है कि इफ द पर्सन इज़ अप टू द मार्क और नॉट। देन अकॉर्डिंगली हम उसके प्रमोशन और करियर प्लानिंग की बात करते हैं एंड एट द लास्ट कॉम्पेंसेशन भी जो है वो स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर ही डिसाइड किया जाता है, राइट? तो ये स्टाफिंग प्रोसेस है। अब हमने ये जो 8 के 8 स्टेप है ना, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान से सुनना। सबसे पहला आता है हमारे पास एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि जब कोई जॉब वैकेंट होगी तभी यहाँ पे जो है आप एस्टिमेट करोगे। आपको कंटिन्यूअसली जो है एनालिसिस करते रहना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और वो एनालिसिस आप कैसे करोगे? इसके लिए आपको करने होते हैं 2 चीज़ें। एक है आपका वर्कलोड एनालिसिस, ठीक है? क्या है आपका वर्कलोड एनालिसिस, और दूसरा क्या है वर्कफोर्स एनालिसिस। ये दोनों क्या है? देखिए वर्कलोड का मतलब ये है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम यहाँ पे जो है डेली बेसिस पे हो रहा है। और वर्कफोर्स का मतलब क्या होगा? वर्कफोर्स का मतलब होगा कि उस काम को करने के लिए हमारे पास कितनी फोर्स ऑफ एम्प्लॉयी यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप उन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करोगे तो 3 तरह की सिचुएशन आ सकती हैं। जैसे आपके पास हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो, यानी कि जितना वर्कलोड है उतनी ही आपके पास वर्कफोर्स है। या फिर हो सकता है ओवर स्टाफिंग हो रखी हो, यानी कि ज़्यादा एम्प्लॉयी हैं आपके पास। या हो सकता है आपके पास अंडर स्टाफिंग हो रखी हो, राइट? इन्हीं के बेसिस पे जो है आपको आगे का स्टेप लेना होता है। ध्यान रखिएगा, आपको क्वांटिटी नहीं देखनी, आपको क्वालिटी भी देखनी है। यानी कि कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि जितनी जॉब्स हमारे पास है, उतने ही नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ भी हैं। बट क्या वो एम्प्लॉयी स्किल्ड है, क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है? ये भी आपको एनालिसिस के अंदर देखना है। आपको इन 2 चीज़ों के बेसिस पे जो है 2 आपको डॉक्यूमेंट एक तरीके से तैयार करने होते हैं। एक में आप लिख दे देते हो जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि मेरी जो जॉब है, उसके अंदर किस तरह की स्किल, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। ये जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है? एंड देन आता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब कि इस तरीके की जॉब के लिए मुझे किस प्रकार के ह्यूमन एसेट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आप कहते हैं ना कि मुझे जो है एक टीचर चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट का, तो आपने क्या किया उसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी कि कम से कम वो पर्सन जो है मास्टर्स उसने कॉमर्स कर रखी हो और बैचलर एजुकेशन उसने यहाँ पे डिग्री कंप्लीट कर रखी हो, राइट? तो ये कुछ बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसी चीजें जो है ना, आप वो जॉब स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे डिसाइड करते हो। सो बेसिकली डिस्क्रिप्शन इज मोर अबाउट जॉब किस बारे में है एंड स्पेसिफिकेशन मतलब किस तरह के पर्सन की रिक्वायरमेंट है। सो ये 2 चीजें आप प्रिपेयर करते हो बेस्ड ऑन दिस वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। फाइन। तो एक बार आपको पता चल गया कि हमारे यहाँ कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट है, तब आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आपकी भर्ती। भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। रिक्रूटमेंट में का मतलब होता है कि आप जिन लोगों के बारे में सर्च कर रहे हो, जिन लोगों की आपको एज़ अ एम्प्लॉयी रिक्वायरमेंट है, आप उन सभी को यहाँ पे स्टिमुलेट करते हो कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब्स के लिए अप्लाई करें। अब आप वो स्टिमुलेशन कहाँ से लाओगे? ऐसे कैसे आप किसी को मोटिवेट करोगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करिए? आप ऐसा करते हो एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू।
या किसी भी तरीके से, जैसे आपने लिंक्डइन पे आपने कोई पोस्ट डाल दिया या फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे ऐसा कोई वैकेंसी डाल दी, तो इस तरीके से सेवरल डिफरेंट प्लेसेस पे आप अपनी वैकेंट पोजीशन को जो है वो विजिबल कराते हो, सो दैट जिन लोगों को भी जरूरत है इस जॉब की और जो क्वालिफाइड है, जिनके पास वो स्किल है, वो उस जॉब के लिए अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट के अंदर स्टिमुलेशन होता है ताकि जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हमें चाहिए वो आकर खुद से अप्लाई करें उस जॉब के लिए। इस तरीके से पूल ऑफ कैंडिडेट हमारे पास होता है। पूल ऑफ का मतलब यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से हमें सिलेक्शन करना होता है, राइट? तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप के सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हो। मतलब क्या हुआ? देखिए, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपके जो है वो इंटरनल, यानी कि हो सकता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस बंदे को ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी हो, एग्जिस्ट करता हो, राइट? जैसे कभी कभी प्रमोशन के जरिए भी जॉब वैकेंट्स को फिल किया जाता है, या फिर हो सकता है कि आपको बाहर से ही कोई पर्सन हायर करना पड़ जाए, तो ऐसे में आपका सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो जाएगा एक्सटर्नल। तो यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर दोनों तरीके से फिल कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हो। ठीक है? बेसिकली आपको कैंडिडेट्स को अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देनी होगी ताकि उनको अच्छा फील हो और वो अप्लाई करें आपकी जॉब के लिए, राइट? अब ध्यान रखना कि रिक्रूटमेंट का पर्पस सिर्फ अट्रैक्ट करना है मैक्सिमम कैंडिडेट्स को। सिलेक्शन इज द नेक्स्ट स्टेप जिसके अंदर आप उस पर्सन को जज करोगे। तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, बिकॉज राइट नाउ यू हैव पूल ऑफ कैंडिडेट्स जिनके एप्लीकेशन आपके पास आई है। यहाँ पर आपको मोस्ट सुटेबल को आपको फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट से चूज करना है। इसमें आप अच्छे से स्क्रीनिंग करोगे, हर जो भी आपके पास एप्लीकेशन आई है इवेल्युएशन करोगे, क्रॉस चेकिंग भी करोगे। लिमिटेड कैंडिडेट, इवन इफ कैंडिडेट्स आर लिमिटेड, प्रॉपर सिलेक्शंस इंश्योर कि आपने बेस्ट कैंडिडेट चूज किया है और ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया है, राइट? अब अगर आपने किसी पर्सन का यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है, देन आपका काम होता है उस पर्सन को उसकी जगह बताना, उसका काम समझाना, उसकी स्पेसिफिक जॉब की डिटेल देना, जो भी आप उसको असाइन करने वाले हो। इसके अलावा आपको ओरिएंटेशन भी करना होता है। ओरिएंटेशन इज नथिंग, आप इंट्रोड्यूस करते हो एम्प्लॉय को पूरे ऑर्गेनाइजेशन से। एक तरीके से एक इंटरनल टूर की तरह होता है जहाँ पे हर डिपार्टमेंट में विजिट करता है आपका एम्प्लॉय एक टीम के साथ, फाइन। जनरली ये आपका कलीग्स के साथ होता है आपका इंट्रोडक्शन, और आपको सारी रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, ये सारी चीजें आपको समझाई जाती हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन जो है वो इसलिए होता है ताकि आप न्यू एनवायरनमेंट को समझ सकें, एंग्जाइटी ना हो आपको लोगों के साथ काम करते हुए, एक फर्स्ट इंप्रेशन जो है आपका अच्छे से बन जाए और सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस आपकी हाई रहे। ठीक है? तो ये थोड़ा सा इसका एडवांटेज होता है। ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। देन आपका आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, अभी तक ये जो पर्सन था ना, ये हो सकता है बहुत अच्छे से इसके पास एक्सपीरियंस हो, बट वी नो कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन जो है उतनी एफिशिएंसी के साथ, उतनी ही कैपेबिलिटी के साथ परफॉर्म करे, तो सिर्फ ओरिएंटेशन से काम नहीं चलेगा, तो आपको देनी पड़ेगी ट्रेनिंग। अब ये जो ट्रेनिंग है, उसको आप नई स्किल सिखा सकते हो, रिक्वायरमेंट जो आपकी जॉब की है उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कर सकते हो, आप फोकस उस चीज़ पे फ्यूचर ग्रोथ को लेकर या करियर एडवांसमेंट को लेकर। देखिए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, फिर चांसेस ऑफ वेस्टेज बढ़ कम हो जाएँगे, आपका मोरल हाई रहेगा कैंडिडेट का, और आप हायर पोज़ीशन के लिए अपने एम्प्लॉइज़ को तैयार कर सकते हो, राइट? जिसको हम बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिपेयरिंग एम्प्लॉइज फॉर हायर पोजीशन को हम करियर प्लानिंग नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। अब जैसे ही आपने एक पर्सन को ट्रेनिंग दे दी, जो आप उसके लिए पॉसिबल टास्क कर सकते थे, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते थे, वो आपने कर दिया। अब टाइम है अप्रेज़ल करने का। अप्रेज़ल मतलब यू वुड लाइक टू नो हाउ द कैंडिडेट इज़ परफॉर्मिंग एक्चुअली। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द एम्प्लॉयी परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। आपने कुछ तो स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे जो है उसको इवैल्यूएट करना है, जज करना है बेसिकली। तो आपके एम्प्लॉयी को आपने पहले ही बताना है कि एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है, फिर आपने उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना है एंड देन आप दोगे उसको फीडबैक। फाइन। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। बेस्ड ऑन द फीडबैक 2 तरह के डिसीजन आपके आ सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे प्रमोशन हो जाए एम्प्लॉयी का इंस्टेंटली, या हो सकता है कि उसको अभी के लिए वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो आप उसको करियर प्लानिंग के बारे में समझा सकते हो कि अगर आपने अच्छा किया तो क्या होगा। तो प्रमोशन मीन्स मूविंग एन एम्प्लॉयी टू हायर पोजीशन विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बेटर पे। करियर प्लानिंग आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन के रास्ते बताता है। सो एम्प्लॉइज को एनकरेज किया जाता है कि वो और अच्छे से काम सीखें, करियर गोल पे ध्यान दें और मोटिवेशन और लॉयल्टी को बनाए रखें। फाइन। अब इसके बाद आता है लास्ट हमारा स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस, दैट इज कॉम्पनसेशन। तो कॉम्पनसेशन का मतलब होता है किसी भी तरीके से दिया जाने वाला रिवॉर्ड फॉर द टू द एम्प्लॉइज फॉर देयर
परफॉर्मेंस और देयर वर्क। तो ये जो आपका रिवॉर्ड है, ये आपका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव हो सकता है, जैसे आप उसको वेजेस दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, या हो सकता है वो इनडायरेक्ट तरीके से आप उसको कोई बेनिफिट दे रहे हो, जैसे इंश्योरेंस हो गया, लीव बेनिफिट हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, इनकैशमेंट ऑफ लीव्स हो गया, इस तरीके की कोई भी बेनिफिट आप उनको दे सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज कंपनसेशन, एनी फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड गिवन टू एम्प्लॉइज फॉर देयर वर्क। इसी के साथ होता है हमारा यहाँ पे स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट। एक बार फिर से देख लो स्टाफिंग में तुमने क्या पढ़ा है, स्टेप्स याद होना ज़रूरी है। आपने कहा कि हम पहले जो एस्टिमेट करेंगे कितने ह्यूमन पावर की रिक्वायरमेंट है, रिक्रूट करेंगे, फिर उसमें से सेलेक्ट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन प्लेसमेंट होगा, उसको ट्रेनिंग देंगे, फिर उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, प्रमोशन करियर प्लानिंग का डिसीजन लेंगे एंड लास्ट में कॉम्पेंसेशन यहाँ पे जो है डिसाइड हो जाएगा। सो ये तो था ऑल अबाउट द स्टाफिंग। अब आते हैं हम रिक्रूटमेंट पे। नाउ व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने पहले ही पढ़ लिया। ये स्टाफिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप है, ये भी हमने देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि इसमें आपके पास बहुत सारा एक पूल ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन आपके पास इकट्ठा हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन को सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मिल जाते हैं ताकि उनमें से वो किसी एक को सेलेक्ट कर सके। ध्यान रखिएगा, रिक्रूटमेंट बहुत ही पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे किसी को मना नहीं किया जाता बल्कि एनकरेज किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है सो दैट मोर एंड मोर कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब इसको रिक्रूटमेंट सेम ही रहेंगे, कोई नया पॉइंट नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब हमारे पास आता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती। भर्ती आप कैसे कर सकते हो? देखिए, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर हमारे पास आते हैं 2 सोर्स, जिसमें से एक है हमारे पास यहाँ पे इंटरनल सोर्सेज़ ऑफ रिक्रूटमेंट और दूसरे हैं हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज़ ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल के अंदर सबसे पहला आता है हमारे पास ट्रांसफर। आपने ज़रूर सुना होगा कि मेरा ट्रांसफर हो गया, किसी नॉन का, किसी रिलेटिव का, फ्रेंड का, आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, ट्रांसफर क्या होता है? तो ट्रांसफर क्या होता है जब आपका एक जगह से दूसरी जगह पे आपकी जॉब पोस्टिंग की जाती है। देन है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर जो है ना वो हॉरिजॉन्टल प्रमोशन भी उसको कहते हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो प्रमोशन है भी नहीं। बस आप सेम लेवल पोजीशन पे होते हो, लोकेशन आपकी चेंज हो जाती है। जबकि प्रमोशन की बात करें तो मे बी लोकेशन आपकी सेम रहे या ना रहे, बट आप एक हायर पोजीशन पे जो है वो प्रमोट कर दिए जाते हो, दैट इज योर प्रमोशन। और दोनों ही कौन से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? इंटरनल सोर्स। बात करें एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल के बच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है? जैसे आता है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, आपने सुना होगा इसको फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं, जहाँ पर फैक्ट्री के गेट पर ही जो है ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो भी वर्कर्स वगैरह हायर करने होते हैं, वो वहाँ पे खड़े होते हैं और एक एक तरीके से कभी आपने सुना हो, अगर देखा हो कभी अपने आस-पास, कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के गेट के ऊपर ना, यह जो ज़्यादातर जो फैक्ट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे गेट के ऊपर ऐसा पर्चा लगा दिया जाता है कि हमारे यहाँ भर्ती की रिक्वायरमेंट है, या फिर ऐसे 10 लोग, 10 एम्प्लॉयी या 10 मेल 10 फीमेल की ज़रूरत है। इस तरीके से पर्चा जो चिपका दिया जाता है और वहीं पर जिनको लगता है कि हाँ, मेरे मुझे जॉब में अप्लाई करना है, तो वो लोग वहीं गेट पे खड़े होके आराम से वेट करते हैं, ठीक है? देन ध्यान रखिएगा कि ये ज़्यादातर लो स्किल जॉब के लिए होता है, अच्छी जॉब के लिए नहीं होता। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है? कैजुअल कॉलर्स में आप अपना डेटा जो है ऑलरेडी कंपनीज़ के पास पहले ही भेज चुके होते हो, इवन देन जब तक रिक्रूटमेंट की कोई जॉब वैकेंसी थी भी नहीं। आप पहले ही भेज चुके होते हो और जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट होती है, तब वो लोग आपको यहाँ पे कॉल करते हैं। इसीलिए कहा जाता है इसको कैजुअल कॉलर, बिकॉज़ यू नेवर नो कि कब कॉल आएगा, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि कभी ना ही आए। देन थर्ड आता है आपका एक्सटर्नल में एडवर्टाइजमेंट। आई नो कि आप सबको एडवर्टाइजमेंट पता होगा कि एडवर्टाइजमेंट आपकी क्या होती है और क्या हो सकती है, ठीक है? तो एडवर्टाइजमेंट आप कहीं पर भी कर सकते हो, न्यूज़पेपर में, किसी पैम्फलेट के थ्रू, किसी टीवी चैनल पे या कैसे भी। देन आता है आपका पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू भी रन होते हैं और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी रन करती हैं। बेसिकली ये ऐसे आपके प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर आप अपना डेटा, अपनी क्वालिफिकेशन सब कुछ सिमट सबमिट कर देते हैं। गवर्नमेंट ज़्यादातर इन चीज़ों पे फ़ोकस करती है। जैसे आपने सुना होगा एमजी नरेगा, मनरेगा जिसको बोलते हैं। इस तरीके की स्कीम्स में से जब लोगों को हायर किया जाता है, तो उसका जो डाटा आपका रखा जाता है, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू ही गवर्नमेंट रखती है।
देन आती है हमारी प्लेसमेंट एजेंसी या फिर इसको आप कह सकते हो मैनेजमेंट कंसल्टेंट। सो मैनेजमेंट कंसल्टेंट और आपके प्लेसमेंट एजेंसीज वो लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज का भी डाटा रिकॉर्ड करते हैं और खास साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी डाटा। इस तरीके से ये मिडल मैन एक लिंक की तरह काम करते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से भी फीस चार्ज करते हैं और जिन लोगों को वो जॉब अपॉर्चुनिटी में पोजीशन दिलवा पाते हैं उनसे भी ये फीस और कमीशन यहाँ पे चार्ज करते हैं। सो दैट इज योर प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है। देन आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जो कॉलेज के जो फाइनल ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, वहां पे खुद कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं और उनमें से मोस्ट जो सुटेबल कैंडिडेट होता है या स्टूडेंट होता है उसको वहां से हायर कर लेते हैं। रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि आप किसी को रेकमेंड कर रहे हो अपने फैमिली, अपने नोन या अपने फ्रेंड को, जहाँ के आपके वर्ड्स ऑफ माउथ की वजह से जो है उसका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर जैसे घर के कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए आप जिस तरीके से ठेका हिंदी में बोला जाता है इनको, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर जो आप हायर करते हो वो आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में आता है। देन आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो या आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, जिसे हम कहेंगे वेब पब्लिशिंग। ठीक है, सो ये थे आपके इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि इनको आपने सिर्फ एक बार रीडिंग ले लेनी है अपनी एनसीईआरटी से, कहीं और से मत लेना। सिर्फ एनसीईआरटी से इसको रीड करना एंड दैट्स हाउ यू आर डन विद दिस टॉपिक, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ आपने नहीं देखना। अब जो आता है जिसके बारे में डिटेल हमें पता करनी है, दैट इज योर मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ बोथ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। पहले बात करेंगे इंटरनल सोर्सेज। मैंने बताया इंटरनल सोर्सेज मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप जो है या तो ट्रांसफर या प्रमोशन के जरिए लोगों को हायर करेंगे। अब इसका यहाँ पे सबसे बड़ा मेरिट आता है कि लोग जो है, एम्प्लॉय जो है, वो हाईली मोटिवेटेड फील करते हैं। उनके लिए कंपनी के लिए जो प्रोसेस है काफ़ी ईज़ी होता है, इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉइज़ को जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप जो है सामने से स्टैंडर्ड्स को और पर्सन कैंडिडेट को इवैल्यूएट भी कर पाते हो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। एम्प्लॉयी जो है वो भी आपका फ़ैमिलियर होता है ऑर्गेनाइज़ेशन से, तो ओरिएंटेशन जैसी चीज़ों की दिक्कत नहीं होती। ट्रेनिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाती है और हेल्प मिलती है आपको एक ऑर्गेनाइज़ेशन में स्टेबिलिटी लाने की। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि आप किसी नए टैलेंट को यहाँ पे मौका नहीं दे रहे हो। एम्प्लॉइज़ आपके लेज़ी हो जाएँगे अगर उन्हें पता लग गया कि मेरा जो प्रमोशन है वो तो एश्योर्ड है, वो तो पक्का है, ठीक है? नए ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि उनके पास कोई पास्ट एम्प्लॉइज़ होंगे ही नहीं। कॉम्पिटिशन आप रिड्यूस कर रहे हो एम्प्लॉइज़ के बीच में, क्योंकि जब तक बाहर का पर्सन नहीं आता, एम्प्लॉइज़ जो है वो सेफ फील करने लगते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, तो ऐसे में वो कॉम्पिटिशन नहीं रहते, कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स नहीं रहते। और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर जो होता है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटरनल सोर्स के अंदर ट्रांसफर और प्रमोशन मोस्ट आपका यूज़ होता है। तो कई बार इतना ज़्यादा ट्रांसफर हो जाता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी आप लूज़ कर जाते हो, राइट? तो ये कुछ आपके मेरिट्स और लिमिटेशंस थी। अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल माफ़ कीजिएगा, एक्सटर्नल सोर्सेज़ होना चाहिए इसको, यहाँ पे शायद मैं चेंज करना भूल गई हूँ। एक्सटर्नल सोर्सेज़ का मतलब होगा दीज़ आर द सोर्सेज़ आउटसाइड द ऑर्गनाइजेशन। वेट। चलिए, अब एक्सटर्नल सोर्सेज़ के मेरिट्स देखिए, आपको जो है बहुत ज़्यादा वाइडर चॉइस यहाँ पे कैंडिडेट्स की मिल जाती है। आप नए टैलेंट और न्यू आइडियाज़ को अपने ऑर्गनाइज़ेशन में लेकर आते हो। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है और बेस्ट कैंडिडेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। लिमिटेशन की बात करें तो बहुत एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। कई बार जो एम्प्लॉयी एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयी है, उनको थोड़ा बुरा लगता है कि यार हमें प्रमोशन नहीं दिया और बाहर से एक पर्सन को हायर कर लिया। और नए एम्प्लॉयी को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो देखा जाए तो जो इसके डीमेरिट है वो यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज़ के मेरिट्स हैं और यहाँ पे वाइस वर्सा इस तरीके से चल रहा है। अब हम आते हैं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हमने देख लिया, अब हम आते हैं अपने सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो देखिए भाई क्या होता है सिलेक्शन? सिलेक्शन का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना और चूज़ करना बेस्ट कैंडिडेट को। मैं फिर से बता दूँ, जब हम रिक्रूटमेंट की बात कर रहे थे, चाहे वो इंटरनल रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हो, हमने लोगों से सिर्फ़ एप्लीकेशन इनवाइट की है, हमने लोगों को यहाँ पे हायर नहीं किया है पूरी तरह से, ठीक है? सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस जहाँ पर आप उसको चूज़ करने वाले हो। एंड ये नेगेटिव प्रोसेस है बिकॉज़ यू कैन नॉट सेलेक्ट एवरीवन हियर। रिक्रूटमेंट में यू कैन नॉट डिनाई एनीवन टू अप्लाई फॉर द जॉब अपॉर्च्युनिटी, बट सिलेक्शन में इट इज़ प्योरली नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज़ you need to select one among them, then you have to reject the applicants of another person, ठीक है। So it ensure that only the most suitable person is selected और इसके अंदर स्क्रीनिंग होती है, टेस्टिंग होती है, बहुत तरह के इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है जो अभी आप देखोगे। तो अब देख लेते हैं हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है।
ध्यान रखिएगा, एक था स्टाफिंग प्रोसेस और अब हम पढ़ रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग क्यों? क्योंकि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक पोजीशन हो आपके पास वैकेंट और एप्लीकेशन 1000 आ गई होंगी। तो 1000 एप्लीकेशन को तो आप डीपली नहीं पढ़ोगे, आप मोटे-मोटे तौर पे कहते हैं ना, ऊपर-ऊपर से क्वालिफिकेशन चेक कर लो, उसी पे आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो उसको जो आप थोड़ एस्टिमेटेड तरीके से जब आप एप्लीकेशंस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हो ना, उसी को बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। देन आप जिन लोगों को आपने स्क्रीनिंग से सेलेक्ट किया है, उन लोगों का आप लोगे टेस्ट। टेस्ट के बाद होता है यहाँ पे इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद होता है रेफरेंस चेक और बैकग्राउंड चेक कि पर्सन का बैकग्राउंड कैसा है। देन एक डिसीजन लिया जाता है कि आर वी सिलेक्टिंग दैट कैंडिडेट और नॉट। अगर हाँ है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन उसके बाद उसको जॉब ऑफर के लिए बुलाया जाएगा। इफ द पर्सन विल से यस, देन उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो दिया जाएगा। तो इस तरीके से एज स्टाफिंग सिलेक्शन हैज़ अ 8 प्रोसेस स्टेप एज़ वेल, ठीक है? अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मैंने बताया पहला स्टेप है, क्या होता है जितनी भी एप्लीकेशन आई है उनमें से जो अनक्वालिफाइड या अनसुटेबल हमें देखकर ही लगते हैं उन सभी को हम एलिमिनेट कर देते हैं। ये देखा जाता है उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल के बेसिस पे, ताकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हमें सेलेक्ट करने हैं नेक्स्ट स्टेज पे वो थोड़े से कम हो जाए। तो कभी कभी प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी रख दिया जाता है। इंटरव्यू का मतलब जैसे कई बार आपको एचआर से डायरेक्टली कॉल आ जाएगा कि कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट? So whatever they want to ask you, your experience, qualification, they may judge you on that interview basis. तो preliminary screening के अंदर preliminary interview भी हो सकता है। Then moving ahead, selection test होंगे. There can be 5 type of test. There can be actually miscellaneous number of tests can be there, but in your book NCERT specifically, they have given only 5 type of tests which are mandatory in nature. Like you need to check the intelligence level of the person. You need to know the aptitude. By the way, what is aptitude? Aptitude मतलब होता है what is your capability to learn or to work upon your existing skills. जैसे मैंने कहा मुझे सिंगिंग पसंद है, ठीक है? एक एग्जांपल से समझो, मैंने कहा मुझे गाना अच्छा लगता है। बट क्या मेरे अंदर इतना मतलब मोटिवेशन है, इतना मेरा मोराल हाई है कि अगर मुझे सिंगिंग फील्ड में जाना हो, तो मैं उसके लिए उतनी मेहनत कर दूँगी। या फिर सिर्फ़ एक हॉबी है वो मेरी, जिसमें मैंने 2-3 बार कोई गाना गुनगुना लिया और उसके बाद मैं डन, मेरा हो गया, ऐसे वाला सीन हो जाता है। तो एप्टीट्यूड से आपको पता लगता है कि ये जो एम्प्लॉयी है ये आगे और सीख कितना सकता है, ठीक है? देन पर्सनैलिटी टेस्ट कि आप किस तरीके से अपने इमोशंस को डील करते हो, आपका बिहेवियर कैसा, आपका एटीट्यूड कैसा, आपके अंदर वैल्यूज़ क्या हैं, वो सब चीज़ें। देन ट्रेड टेस्ट, ट्रेड का मतलब जिस जॉब को आपको परफॉर्म करना है उसका रिलेटेड कोई टेक्निकल स्किल, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टीचर बनना है, तो क्या मुझे मेरे को एआई के बारे में कितनी नॉलेज है, टेक्निकल क्या एस्पेक्ट मुझे पता है, वो सब चेक होता है आपका ट्रेड टेस्ट में। एंड इंटरेस्ट टेस्ट कि इसके अलावा भी अगर क्या-क्या चीज़ें हैं जो इस कैंडिडेट को सूटेबल बनाती हैं अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो, दैट इज़ योर इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है? आपके प्रेफ़रेंस वगैरह को जानने की कोशिश की जाती है, फाइन। तो ये हैं आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो आपको यहाँ पे जज करने में हेल्प करते हैं किसी भी कैंडिडेट को। अब उसके बाद अगर आपने सिलेक्शन कर लिया है टेस्ट के अंदर, देन आप लोगों को बुलाते हो इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू एक बहुत ही फॉर्मल और एक इन डेप्थ कन्वर्सेशन होती है इंटरव्यूअर और कैंडिडेट्स के बीच में। यहाँ आप उसके रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो। कैंडिडेट को भी काफ़ी सारा जॉब और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन और डाटा मिल जाता है एंड इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जज कर पाते हो कि उनके अंदर कितने कॉन्फिडेंस है, क्या कम्युनिकेशन स्किल है, कैसी पर्सनैलिटी है वो, राइट? देन आता है आपको उनका चेक करना होता है रेफरेंस और बैकग्राउंड। सो रेफरेंस और बैकग्राउंड आपको आप प्रीवियस एम्प्लॉयी से चेक कर सकते हो, टीचर से भी जान सकते हो, उनके किसी रिलेटिव से भी जान सकते हो कि इनकी क्या कुछ हिस्ट्री रही है। ये एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है, यानी कि बेसिकली आप ये जानना चाह रहे हो कि व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट, इज दैट ट्रू और नॉट? तो वो आप ऑथेंटिसिटी आप चेक कर रहे हो बेसिकली, उसका कैरेक्टर और बिहेवियर ठीक है कि नहीं, उसके ऊपर कोई उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, समथिंग लाइक दैट। देन आता है सिलेक्शन डिसीजन। तो सिलेक्शन डिसीजन के अंदर आप फाइनल डिसीजन लेते हो, ये आपका सब चीज़ों के बेस पे ही आप करते हो, जितना भी प्रोसेस अभी तक आपने किया, रिजल्ट टेस्ट का इंटरव्यू लिया, आपने रेफरेंस चेक किया और ये सब। देन आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा मेडिकल एग्जामिनेशन आप तब तक नहीं कह सकते जब तक आपने सिलेक्शन डिसीजन ना ले लिया हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कहते हो कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं पर उससे पहले आप अपना मेडिकल करा लो, ऐसा नहीं होता।
सो कैंडिडेट को एक मेडिकल टेस्ट कराना था जो कि उसके फिजिकल फिटनेस, एबिलिटी टू परफॉर्म जॉब और प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फ्यूचर हेल्थ रिलेटेड इशू, इन चीज़ों से रिलेटेड होता है। देन आता है जॉब ऑफर जो कि उसको लास्ट ऑफर लेटर दिया जाता है। इसमें जॉब की डिटेल, सैलरी, टर्म्स एंड कंडीशन और यहाँ पे कैंडिडेट को एक्सेप्टेंस देनी होती है इस जॉब ऑफर लेटर के लिए। जिसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप एक फाइनल स्टेप, एक बेसिकली एक रिटन एग्रीमेंट जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों साइन करते हैं, और ये सारा है तो रिलेटेड इसी से जो आपने जॉब ऑफर में दिया था, बट ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। ऑफर लेटर अलग होता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका अलग होता है। कॉन्ट्रैक्ट में आप जॉब टाइटल, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, वर्किंग आवर्स, लीव रूल्स एंड टर्मिनेशन कंडीशंस के बारे में जिक्र करते हो। इससे भी ज्यादा डिटेल एक्चुअली हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक आए हो, वीडियो पसंद आई होगी, तो यार लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर जो कि है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए क्या होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, किसी इंसान को पहले से ज्यादा निखारना, उसकी स्किल को, उसके नॉलेज को, उसकी एबिलिटीज को, ताकि वो और अच्छे से परफॉर्म करे, इसी को हम बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ फोकस होता है कि एम्प्लॉय ज्यादा सीखे और ज्यादा ग्रो करे। और यहाँ पे जो प्रेजेंट जो परफॉर्मेंस से तो रिलेटेड होती है हमारी ट्रेनिंग, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि फ्यूचरिस्टिक आप उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। ये एम्प्लॉय को हेल्प करता है कि किसी भी तरीके का चेंज जो है बिजनेस एनवायरनमेंट में, वर्क एनवायरनमेंट में क्यों ना आ जाए, आपका एम्प्लॉयी यहाँ पे अडेप्ट कर सकता है उन सभी सिचुएशंस को। सो इम्पोर्टेंस क्या होती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की? देखो बेनिफिट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है, और बेनिफिट जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं आना था, यहाँ पे आना था एम्प्लॉयी, ठीक है? इसको एम्प्लॉयी कर लीजिए। तो आपके एम्प्लॉयी को भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी आपके बेनिफिट होते हैं। तो देखते हैं पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है ट्रेनिंग देने से। सिस्टमैटिक लर्निंग, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप फ्यूचर के लिए मैनेजर प्रिपेयर कर रहे हो, एम्प्लॉयी का मोराल हाई रहता है, किसी भी तरह के चेंज को इजीली आपका एम्प्लॉय अडेप्ट कर जाएगा। अब एम्प्लॉयी को क्या फायदा है? मोर करियर अपॉर्चुनिटी उनके पास मिल जाती है, उनकी सैलरी अच्छी होगी, वो एफिशिएंटली काम करेंगे, वो खुश रहेंगे, एक्सीडेंट से बचेंगे, जॉब सैटिस्फैक्शन हाई रहेगी। तो ये आपके कुछ बेनिफिट है जो आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से मिलते हैं। अब दोनों में फ़र्क है बच्चों, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सिमिलर लगते हैं बट सिमिलर है नहीं। क्या फ़र्क है? ट्रेनिंग का मतलब समझो ये जॉब स्किल के बारे में बात करता है कि आपको ये सिखाना है, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है यहाँ पे। और डेवलपमेंट की बात होता है जो हम करते हैं तो हम ओवरऑल ग्रोथ पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। नेचर की बात करें तो ट्रेनिंग एक बहुत ही शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है जो आपकी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी। जबकि डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म है। फोकस की बात करें तो आज आपको एम्प्लॉयी को क्या सिखाना है उसी पे आप फोकस करते हो। डेवलपमेंट फ्यूचर ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्टिव में आप चाहते हो कि एम्प्लॉयी पहले से बेटर एफिशिएंटली परफॉर्म करे, जबकि डेवलपमेंट का मतलब है कि वो आने वाले टाइम में और हायर पोजीशन पर जब जाए तो उसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर सके, अडेप्ट कर सके। तो स्कोप की बात करें तो ट्रेनिंग एक आपका नैरो स्कोप है, जबकि डेवलपमेंट आपका बहुत ही ब्रॉड कांसेप्ट है। फाइन। अब ट्रेनिंग के मेथड्स भी होते हैं हमारे पास। एक है हमारे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आई नो आप यहाँ तक थक चुके होंगे बट ट्रस्ट में ये लास्ट टॉपिक है और आपने सब कर लिया चैप्टर को, ठीक है। तो थोड़ा सा और हौसला बनाए रखो। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? देखिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग का जैसा नाम दिख रहा है कि आप जॉब पर रहकर ही पर्सन को ट्रेनिंग दे रहे हो। ऑफ द जॉब का मतलब होता है कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप एक पर्सन को अलग तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग देते हो। क्या क्या मेथड है उनके बारे में चलो देखते हैं। ऑन द जॉब में एक आता है आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये क्या होता है? यहाँ पर आप एक किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ अपने आप को एज अ ट्रेनिंग अपॉइंट करते हो, और उसको साथ रहते रहते जो है आप चीजों को सीखते हो। तो ज़्यादातर टेक्निकल जॉब में ऐसा किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं ना, वो जनरली इस तरह की ट्रेनिंग मेथड को प्रेफ़र करते हैं। इसमें थ्योरी भी पढ़ाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिकल भी ट्रेनिंग जो है दी जाती है। दूसरा तरीका आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आपको ज़रूर सुनने को आया होगा। स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू हायरिंग होती है ना, तब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भेजा जाता है ताकि वो सीखें। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का गैप है, क्योंकि क्लासेस में आपने थ्योरी पढ़ ली है, प्रैक्टिकल अभी तक आपने नहीं सीखा है, वो गैप को फिल करने की, ब्रिज करने की कोशिश जो है वो की जाती है। तीसरा हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग आता है जॉब रोटेशन। अब जॉब रोटेशन का मतलब होता है जहाँ आप हर बार जॉब को चेंज कर करके एम्प्लॉय को हर तरह की जॉब स्किल के लिए रेडी करवाते हो। डिफरेंट स्किल आपका एम्प्लॉय सीख जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी और नॉलेज भी बहुत बढ़ेगी। इसके साथ हमारे ऑन द जॉब मेथड्स होते हैं खत्म, सिर्फ 3 ही मेथड थे। अब आते हैं हम
ऑफ द जॉब में। ऑफ द जॉब मतलब है आपको जॉब पर रहकर नहीं सीखना है बल्कि उससे दूर रहकर सीखना है। जैसे आप किसी क्लासरूम में बैठ के लेक्चर सुन रहे हो, जैसे कि राइट नाउ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, इट्स अ लेक्चर मेथड, ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। देन दूसरा आता है केस स्टडी। केस स्टडी जैसे आपके बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि आपको केस स्टडीज़ दी जाती है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस तरह से नई रियल लाइफ़ की जो बिज़नेस सिचुएशंस है उसको समझ पाते हो और डिसीजन मेकिंग करते हो, राइट? कंप्यूटर मॉडलिंग जहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू ऐसे कुछ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर आपको चीज़ें सीखनी होगी। जैसे आपके वीडियो गेम इसका एग्ज़ाम्पल है, फाइन। देन आपके पास वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आती है जो कि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, टॉपिक है बाय सीबीएसई, तो इसको फिर से स्टार मार्क कर लीजिए। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान ही एक ऐसा सिमिलर जितना भी प्लांट, मशीनरी, जो भी इक्विपमेंट आपके एक्चुअली रियल लाइफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे, वही आपको प्रोवाइड किए जाएँगे लेकिन एक सेपरेट एरिया में, और ये सेम रहेंगे। हालाँकि वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए हैं, ठीक है? ताकि जब एम्प्लॉयी हो आए अपनी ट्रेनिंग पे तो वो उतना नुकसान ना करे, जो भी नुकसान करना है वो ट्रेनिंग के ऊपर ही कर ले, बिकॉज़ जनरली ये जो इक्विपमेंट होते हैं, ये हाइली स्पेसिफिक स्किल रिक्वायरमेंट वाली जॉब्स होती हैं, जिसमें आपको एम्प्लॉयी को बहुत सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के साथ सिखाना पड़ता है कि किसी भी मशीन को कैसे रन करना है, कैसे ऑपरेट करना है। इसीलिए वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बहुत ही कॉस्टली होती है। देन दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म एंड आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आया तो भी बताना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।